शेर खान ने कहा, मैंने पीर पंजाल का भारतीय फौजी कैंप देखा हुआ है। वो काफी बुलंदी पर है और इसके इर्द गिर्द ऐसी कोई पहाड़ी नहीं है जहां से हम कैंप पर रॉकेट फायर कर सके। कमांडो अरसलान कहने लगा, हमने इस बात के पेश नजर ही एक दूसरा मंसूबा तैयार किया है। इसके लिए हमें किसी पहाड़ी टीले की पोजीशन से कैंप पर रॉकेट फायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेर खान ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कहीं से कोई हेलीकॉप्टर हाल लग गया है जिस पर बैठकर कैंप पर रॉकेट फायर किए जाएंगे? कमांडो अरसलान ने कहा, इस मिशन में हमें किसी हेलीकॉप्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर टारगेट पर अटैक कैसे होगा? शेर खान ने पूछा। अरसलान कहने लगा, ये सरबकफ मिशन होगा। हमारा एक मुजाहिद इंतहाई धमाका खेज मवाद ट्रक में भरकर भारतीय मशीन गनों की बौछारों में कैंप में दाखिल होगा और असला और गोला बारूद के स्टोर की दीवार से जाकर टकरा जाएगा। इसके बाद वहाँ जो कुछ होगा तुम बखूबी इसका अंदाजा लगा सकते हो। हमारा सरबकफ मुजाहिद शहीद हो जाएगा, लेकिन इसकी शहादत दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगी। शेर खान अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी शहादत का रुतबा हासिल करने के लिए ये मुजाहिद बल्कि हर कलमा गो मुसलमान हर लम्हे तैयार रहता है और वो इसे अपनी जिंदगी और आखिरत की बेशबहा सादत समझता है। चुनाचे इस बारे में अरसलान से मजीद कोई बहस न की, सिर्फ इतना पूछा, इंतहाई धमाका खेज मवाद से भरा हुआ ट्रक फौजी कैंप के अंदर जाना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें बड़ी एहतियात और समझदारी से काम लेना पड़ेगा। कमांडो अरसलान कहने लगा, हमने बहुत सोच समझ कर हर पहलू पर गौर करने के बाद ये मंसूबा तैयार किया है। हमने इस जगह का भी तयन कर लिया है जहां से हम बारूदी ट्रक हासिल करेंगे और फिर हमारा मुजाहिद इसे खुद ड्राइव करके कैंप के अंदर ले जाकर एमुनेशन डिपो की दीवार से टकरा देगा। शेर खान ने पूछा, ये मिशन कब शुरू होने का इरादा है? अरसलान ने कहा, पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बर्फबारी का इंतजार है। ये मिशन बर्फबारी में शुरू किया जाएगा। कमांडो अरसलान ने इस मिशन के लिए मुजाहिदों का इंतखाब कर लिया हुआ था। ये अरसलान और शेर खान को मिलाकर कुल 6 मुजाहिदों की पार्टी थी। असला वगैरह का भी पूरा इंतजाम हो चुका था। चुनाचे इससे अगले ही रोज ये पार्टी पीर पंजाल की पहाड़ियों की जानिब रवाना हो गई। ये लोग देहाती लिबास में थे और खच्चरों पर सफर कर रहे थे। ये लोग रात के वक्त अपने खुफिया ठिकाने से चले थे। वो रात और इससे अगला दिन पहाड़ी जंगलों में सफर करते गुजर गया। दूसरे दिन रात के वक्त पार्टी पीर पंजाल की पहाड़ियों में पहुंच गई। एक खास पहाड़ी पहले से चुन ली गई थी जहाँ एक छोटा सा गार भी था और 20 फुट नीचे पहाड़ी सड़क गुजरती थी जो फौजी कैंप को जाती थी। इस सड़क पर से अक्सर फौजी ट्रक आते जाते रहते थे। 6 के 6 मुजाहिद पहाड़ी गार में आकर छुप गए। इनमें वो मुजाहिद भी था जिसने ट्रक गोला बारूद के जखीरे से टकरा कर शहीद होना था। इसका नाम गुलाम हुसैन था। वो खूबसूरत कश्मीरी जवान था, शरई दाढ़ी थी, पाबंदे सोमो सलात था। शहीद होने के ख्याल से इसके चेहरे पर हर वक्त एक नूर सा बरसता रहता था। अरसलान दूरबीन लेकर टीले के गार के दहाने एक तरफ होकर बैठ गया। मौसम सर्द था, बर्फ नहीं गिर रही थी, मगर आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। अरसलान ने दूरबीन शेर खान को देते हुए कहा, नीचे देखो, नीचे वो पक्की सड़क है जो भारतीय फौज ने कानवाइयों की नकलो हरकत के लिए खास तौर पर चौड़ी और पुख्ता की हुई है। शेर खान दूरबीन लगाए नीचे पहाड़ी सड़क को गौर से देख रहा था। इतने में सड़क पर से एक जीप और फिर एक फौजी ट्रक भी गुजर गया। कमांडो शेर खान ने दूरबीन आंखों के आगे से हटाते हुए अरसलान से पूछा, जाहिर है इस मिशन के लिए हमें भारतीय फौजी ट्रक इस्तेमाल करना होगा। ये ट्रक हम कहाँ से लाएंगे? अरसलान कहने लगा, ये ट्रक मैं और तुम यानी हम दोनों अगवा करके लाएंगे। ये फौजी ट्रक हम कहाँ से अगवा करेंगे? शेर खान के इस सवाल पर अरसलान ने कहा, इसी सड़क पर से अगवा करेंगे, बाकी तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ मालूम हो जाएगा। शेर खान ने एक और सवाल किया, धमाका खेज मवाद कहाँ रखा हुआ है? अरसलान ने कहा, इसी गार में रखा है। ये काम हमने 3 रोज पहले ही कर दिया था। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कमांडो अरसलान और शेर खान पहाड़ी गार के अंदर चले गए। गार में काफी आगे जाकर एक कुशादा दालान था जिसकी दीवार के साथ मेजों पर जदीद तरीन धमाका खेज मवाद रखा हुआ था जिसको अगवा किए जाने वाले ट्रक में रखना था और इस ट्रक ने कैंप के अंदर एमुनेशन डिपो से टकरा कर वहाँ तबाही मचानी थी। वहाँ से भारत का फौजी कैंप एक पहाड़ी के दामन में दिखाई दे रहा था। कमांडो अरसलान ने शेर खान को धमाका खेज मवाद दिखाया। ये बारूद की शक्ल में नहीं था बल्कि केमिकल्स की शक्ल में था। शेर खान ने डब्बे में से शीशे की लंबी लंबी नलकियां बड़ी एहतियात से निकाल कर इनका जायजा लिया। अरसलान ने कहा, यह धमाका खेज केमिकल्स फ्रांस की वजारत दफा की दरियाफ्त है। इसे हम यहाँ एक भारतीय फौजी कैंप में ट्राई कर चुके हैं। और वो दोनों गार से निकलकर इसके दाहिने पर पहाड़ी दीवार की आड़ में बैठ गए। शेर खान दूरबीन लगाकर दूसरी पहाड़ी के दामन में भारतीय फौजी कैंप को गौर से देख चुका था। इस कैंप से वो वाकिफ था और यहाँ एक मिशन में वो 20 भारतीय फौजी हलाक कर चुका था। भारतीय फौजी कैंप के गेट पर 2 फौजी पहरा दे रहे थे। काफी बड़ा कैंप था, 3 जानिब फौजी बैरकें थी। कमांडो अरसलान ने कहा, कैंप के गेट से दाएं जानिब तुम्हें कुछ फासले पर एक दीवार नजर आ रही होगी। ये एमुनेशन डंप की दीवार है। ट्रक इसी दीवार से जाकर टकराएगा। दीवार के करीब ही जो बैरक है, इस बैरक में फौजी दफातर हैं जहाँ महाराष्ट्र राइफल्स के कर्नल और ब्रिगेडियर बैठते हैं और साथ वाली बैरक में फौजी हर वक्त मौजूद होते हैं। ट्रक के धमाके से एमुनेशन के जखीरे में धमाका होगा
और सबसे पहले महाराष्ट्र राइफल्स के फौजी अफसर और बैरकों में मौजूद भारतीय सिपाही उड़ जाएंगे। इसके बाद जो तबाही मचेगी इसका हम शायद अंदाजा नहीं लगा सकते। उसी रात के 12 बजे के बाद पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बर्फ गिरना शुरू हो गई। मुजाहिदों को इसी का इंतजार था। कमांडो अरसलान ने मुजाहिदों को अलर्ट कर दिया और असला चेक करने का हुक्म दिया। इसने शेर खान से कहा, ये बड़ा अच्छा शगुन है कि बर्फबारी आधी रात के बाद शुरू हुई है। हम मुंह अंधेरे अपने मिशन का आगाज करेंगे। इस वक्त तक जो बर्फ गिर चुकी होगी और नरम हो गई होगी और हमें अपनी नकलो हरकत में आसानी रहेगी। शेर खान ने पूछा, हमारी पोजीशन कहाँ होगी? अरसलान ने नीचे सड़क की तरफ इशारा करके कहा, हम सड़क पर पीछे की तरफ कम से कम 1 फरलांग के फासले पर होंगे। मुंह अंधेरे एक भारतीय फौजी ट्रक ताज़ा सब्जियां और दूध वगैरह लेकर आता है। हम इस ट्रक को अगवा करेंगे। जब मुजाहिदों ने अपना अपना असला चेक कर लिया तो कमांडो अरसलान ने कहा, केमिकल्स के क्रेट उठाओ और नीचे चलो। चारों मुजाहिदों ने गार में रखे हुए इंतहाई धमाका खेज केमिकल्स के चारों क्रेट अपने कंधों पर रखे और गिरती बर्फ में गार में से निकलकर पहाड़ी की ढलान उतरने लगे। इन्हें वो जगह दिखाई दे गई थी जहाँ जाकर उन्होंने ये सामान रखना था। इनके जाने के बाद कमांडो अरसलान और शेर खान भी पहाड़ी पर से नीचे उतरने लगे। बर्फ गिर रही थी। चूंकि बर्फ अभी ताज़ा और नरम थी इसलिए इन्हें ढलान पर उतरते वक्त किसी किस्म की दिक्कत नहीं हो रही थी। बर्फ रात भर या दिन भर गिरने के बाद जब रुक जाती है और सर्द हवा चलती है तो फिर गिरी हुई बर्फ जमकर सख्त हो जाती है और इस पर चलना बड़ा दुश्वार होता है। पाँव हर कदम पर फिसल जाता है। रात अंधेरी थी। रास्ता इन्हें मालूम था। वो टीले के अकब की जानिब से ढलान उतर रहे थे। नीचे आने के बाद वो बल खाती पहाड़ी सड़क के साथ साथ पीछे की तरफ चलने लगे। वो सड़क से उतरकर दरख्तों और झाड़ियों की ओट में होकर चल रहे थे। मुजाहिदीन से आगे निकल चुके थे। पीछे शेर खान और अरसलान चल रहे थे। दोनों के पास टीन गन्ने थी। उन्होंने हेड कैप वाली गर्म जैकेटें पहन रखी थी जो गिरती बर्फ में बर्फ के साथ ही कैमोफ्लेज हो रही थी और दूर से इन्हें देखा नहीं जा सकता था। इतने में पीछे से किसी फौजी ट्रक की आवाज आई। अरसलान और शेर खान वहीं बैठ गए और पहाड़ी सड़क को गौर से देखने लगे। जहाँ सड़क पीछे जाकर एक टीले की तरफ मुड़ जाती थी वहाँ कुछ देर के बाद ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी नमूदार हुई। फिर एक फौजी ट्रक पूरी आवाज के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता सड़क पर आ गया। यहाँ चढ़ाई थी। ट्रक की रफ्तार हल्की थी। जब ट्रक इनके सामने ऊपर सड़क पर से गुजर गया तो दोनों अरसलान और शेर खान उठ खड़े हुए। शेर खान ने कहा, सुबह के वक्त कोई फौजी कानवाई ना आ जाए, इसका मसला बन जाएगा। अरसलान ने झाड़ी में चलते हुए कहा, अगर कानवाई आ भी गया तो देखा जाएगा। जैसी सूरत हाल बनेगी वैसे ही करेंगे। चलते चलते आखिर वो इस मुकाम पर पहुंच गए जहाँ सड़क एक टीले के पहलू की तरफ मुड़ जाती थी। यही जगह पहले से तय की हुई थी। चारों मुजाहिद वहां पहुंच चुके थे और अपनी अपनी पोजीशनों में थे। अरसलान और शेर खान ने धमाका खेज केमिकल्स के चारों क्रेट चेक किए। इन्हें बड़ी एहतियात के साथ एक जानिब रख दिया गया। ये केमिकल्स इस कदर हसास थे कि जरा सी ठोकर लगने से फट सकते थे। चारों मुजाहिद सड़क के नीचे झाड़ियों के पीछे करीब करीब ही छुपे हुए थे। शेर खान और अरसलान मुजाहिद गुलाम हुसैन के पास आकर बैठ गए। शेर खान ने गुलाम हुसैन से कहा, गुलाम हुसैन, तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें जिंदगी में ही अपनी शहादत की बशारत मिल गई है। गुलाम हुसैन ने अपनी जैकेट की हेड कैप के अंदर सर के साथ कफन के तौर पर सफेद रुमाल लपेट रखा था जिस पर मिट्टी से कलमा शरीफ लिखा हुआ था। गुलाम हुसैन के चेहरे पर नूर बरस रहा था। इसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैं अपनी खुशबख्ती पर जिस कदर भी नाज़ा करूं कम है कि मैं थोड़ी देर बाद शहीद हो जाऊंगा और अपनी जान इस्लाम और जिहाद कश्मीर के लिए कुर्बान करूंगा। अरसलान ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़ी सरबुलंदी की बात है। अल्लाह ताला हम सबको शहादत का दर्जा अता फरमाए। आमीन। कमांडो शेर खान ने आहिस्ता से कहा, अभी ने इस भारतीय फौजी ट्रक का इंतजार करना था जिसे मुंह अंधेरे वहां से गुजरना था। बर्फ गिर रही थी। ये लोग 2 दरख्तों के नीचे छुप कर बैठे थे और धीमी आवाज में कभी कभी कोई बात कर लेते थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद अरसलान और शेर खान अपनी अपनी घड़ियों पर भी निगाह डाल लेते थे। इंतजार की घड़ियां तवील होती महसूस हो रही थी मगर ये मुजाहिद इस किस्म के इंतजार के आदी थे। रात गुजरती चली जा रही थी। एक बार अरसलान ने घड़ी पर वक्त देखा तो मुजाहिदों से कहा, होशियार हो जाओ, क्रेट सड़क के किनारे नीचे ले जाओ। इसी वक्त मुजाहिदों ने धमाका खेज केमिकल्स के चारों क्रेट बड़ी एहतियात से अपने अपने कांधों पर उठाए और कदम कदम संभल कर चलकर सड़क पर एक जगह आकर इन्हें सड़क की ढलान पर झाड़ियों में छुपा कर रख दिया। इसके साथ ही वो स्टेन गन लेकर वहीं पोजीशन लेकर बैठ गए। मुजाहिद गुलाम हुसैन अरसलान के करीब आकर बैठ गया। कमांडो शेर खान भी वहीं बैठा था। इन सब की नजरें सड़क पर इस जगह लगी हुई थी जहाँ सड़क टीले की ओर में मुड़ जाती थी। कमांडो अरसलान ने शेर खान से धीमी आवाज में कहा, मेरा ख्याल है भारतीय ट्रक के नमूदार होने में चंद मिनट ही रह गए हैं, इसके आने का वक्त हो गया है। शेर खान ने पूछा, ट्रक में कितने फौजी होते हैं? अरसलान ने कहा, हमने पूरी छानबीन की हुई है। इस ट्रक में सिर्फ 2 भारतीय फौजी होते हैं जो अगली सीटों पर बैठे होते हैं। इस दौरान अरसलान ने अपने 2 मुजाहिदों को इशारा किया। दोनों मुजाहिद इसी वक्त अपनी पोजीशनों से निकलकर सड़क पर आ गए। वो अपने साथ दरख्तों के एक बहुत बड़े टहन को घसीट कर लाए थे। ये टहन उन्होंने पहले ही से दरख्त पर से काट कर वहां छुपाया हुआ था।
درخت کا टहन उन्होंने सड़क के दरमियान डाल दिया। सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं थी। दरख्त के टहन से सड़क ब्लॉक कर दी। इसके बाद दोनों मुजाहिद दौड़कर अपनी अपनी पोजीशन में चले गए। कमांडो अरसलान ने शेरखान को समझा दिया था कि इन्हें क्या करना है। ये वक्त के लम्हे बड़े हैजान खेज थे। सब मुजाहिदों की नजरें बल खाती सड़क के मोड़ पर लगी हुई थी, जो गिरती बर्फ में सफेद हो गई थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। बर्फ अब हल्की हो गई थी। शेरखान ने आहिस्ता से कहा, खुदा करे कि ट्रक आ जाए। कमांडो अरसलान ने कहा, ट्रक जरूर आएगा, वो रोजाना सप्लाई लेकर आता है। फिर इसने घड़ी पर निगाह डाली और कहा, इसके आने का वक्त हो गया है। दूसरे ही लम्हे दूर पीछे पहाड़ियों में घूं घूं की आवाज उभरी। अरसलान ने कहा, शेरखान ट्रक आ रहा है। जहां मुजाहिद घात लगाए बैठे हुए थे वहां तक सड़क की चढ़ाई थी, जिसकी वजह से फौजी ट्रक पूरा जोर लगाकर घूं घूं की आवाज निकालता आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा था। जिस वक्त ट्रक किसी टीले की ओर में चला जाता तो इसके इंजन की आवाज मध्यम पड़ जाती। टीले की ओर से निकलता तो आवाज फिर साफ सुनाई देने लगती। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज करीब होती जा रही थी। फिर आवाज ज्यादा करीब से सुनाई देने लगी। कमांडो अरसलान ने शेरखान से कहा, अलर्ट शेरखान, ट्रक किसी भी वक्त नमदार हो सकता है। और फिर बल खाती सड़क जहां पहाड़ी का मोड़ घूमती थी वहां ट्रक की रोशनी नमदार हुई। मुजाहिदों की गिरफ्त अपनी अपनी स्टेन गनों पर मजबूत हो गई। इन्हें अपने दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई देने लगी। सड़क के मोड़ पर ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी ज्यादा तेज होगी। ट्रक के इंजन की आवाज भी ज्यादा शोर के साथ सुनाई देने लगी। इसके बाद एक ट्रक मोड़ मुड़कर सड़क पर आ गया। ट्रक आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। इसकी रोशनियों में गिरती बर्फ साफ नजर आने लगी थी। मुजाहिदों की उकाबी निगाहें सड़क पर मरकूज हो चुकी थी। जैसे ही ट्रक की जगह आया जहां सड़क पर दरख्त के कटे हुए टहन ने सड़क ब्लॉक कर रखी थी, तो ट्रक को ब्रेक लगी और वो रुक गया। इसका इंजन चल रहा था। किसी फौजी की आवाज सुनाई थी। दूसरे लम्हे एक फौजी अगली सीट की खिड़की खोलकर बाहर कूदा। इसके कांधे से राइफल लटक रही थी। इसके साथ ही दूसरा फौजी भी ट्रक में से निकलकर सड़क पर आ गया। वो दरख्त के मोटे टहन को पकड़कर एक तरफ घसीटने लगे ताकि सड़क साफ हो जाए। अरसलान और शेरखान को इसी लम्हे का इंतजार था। उन्होंने दोनों फौजियों को अपने निशाने पर लिया हुआ था। जैसे ही भारतीय फौजी दरख्त के टहन को घसीटने लगे, अरसलान और कमांडो शेरखान की स्टेन गनों से एक एक ब्रेस्ट फायर हुआ और दोनों भारतीय फौजी वहीं उलट कर ढेर हो गए। इसके साथ ही अरसलान और शेरखान और मुजाहिद गुलाम हुसैन घात में से निकलकर सड़क पर आ गए। गुलाम हुसैन और शेरखान दौड़कर ट्रक के पीछे की तरफ आ गए। इनकी स्टेन गनों का रुख ट्रक के पिछले हिस्से की जानिब था। कमांडो अरसलान ने दोनों गिरे हुए भारतीय फौजियों को पांव की ठोकर से हिलाया। दोनों मर चुके थे। इस दौरान सड़क के नीचे से दो मुजाहिद दौड़कर ऊपर आ गए और उन्होंने दरख्त के टहन को घसीट कर सड़क की दूसरी तरफ डाल दिया। ट्रक में और कोई फौजी नहीं था। मरे हुए भारतीय सिपाहियों की लाशें भी सड़क की दूसरी तरफ फेंक दी गई। अरसलान ने मुजाहिदों से कहा, क्रेड लाओ जल्दी। फौजी ट्रक की बत्तियां गुल कर दी गई थी। गुलाम हुसैन जल्दी से ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। मुजाहिद एक एक क्रेट को उठाकर ले आए। शेरखान, अरसलान और दूसरे मुजाहिदों ने मंसूबे के मुताबिक धमाका खेज केमिकल्स के चारों क्रेट मुजाहिद गुलाम हुसैन के पांव के करीब रख दिए। ये ऐसी खतरनाक जगह थी कि जहां जरा सी ठोकर लगने से चारों क्रेट एटम बम की तरह फटकर तबाही मचा सकते थे। इनका इसी जगह रहना जरूरी था। चारों मुजाहिदों ने बारी बारी गुलाम हुसैन का हाथ अपने हाथों में लेकर अकीदत से चूमा और कलमा पाक का विर्द करते पीछे हट गए। कमांडो शेरखान और अरसलान ने बारी बारी मुजाहिद गुलाम हुसैन के माथे को चूम कर कलमा पाक पढ़ा। कमांडो अरसलान ने कहा, मेरे शेर जाओ, जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं। मुजाहिद गुलाम हुसैन ने बिस्मिल्लाह पढ़कर इंजन स्टार्ट किया। बत्तियां रोशन की और ट्रक हल्की हल्की गिरती बर्फबारी में सड़क पर आगे की तरफ चल पड़ा। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, अरसलान और शेरखान मुजाहिदों को साथ लेकर सड़क से नीचे उतरे और तेज तेज कदमों से अपने सामने वाले टीले की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। वो टीले के ऊपर जाकर खड़े हो गए। आसमान पर छाए हुए बादलों में शहर का हल्का हल्का उजाला झलकना शुरू हो गया। मध्यम सुरमई रंग की धुंध सी चारों तरफ फैली हुई थी। बर्फबारी रुक गई थी। मुजाहिदों की नजरें सामने वाली पहाड़ी की ढलान पर जमी हुई थी, जहां नीचे दामन में भारतीय फौजी कैंप था। कैंप ढलान की ओर में था। इन्हें नीचे पहाड़ी सड़क नजर नहीं आ रही थी, मगर इस फौजी ट्रक की घूंघू की आवाज बराबर आ रही थी, जिसे मुजाहिद गुलाम हुसैन चला रहा था और जिसे कुछ ही देर बाद फौजी कैंप में जाकर भयानक तबाही मचानी थी। मुजाहिदों के कान ट्रक की आवाज पर लगे हुए थे। इन्हें यही डर था कि कहीं ट्रक रास्ते में खराब ना हो जाए, लेकिन ट्रक शहर के दूर होते अंधेरे में बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी सड़क पर भारतीय फौजी कैंप की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। सड़क की ढलान शुरू हो गई थी और ट्रक की रफ्तार तेज होती जा रही थी। मुजाहिद गुलाम हुसैन ने दोनों हाथों से फौजी ट्रक का रखता हुआ स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ रखा था। फौजी कैंप करीब होता जा रहा था। मुजाहिद गुलाम हुसैन की शहादत की मुबारक घड़ी करीब आती जा रही थी। इसके दिल में अल्लाह का ख्याल था और लब पर दुरूद व सलाम था। सड़क ने एक पहाड़ी का चक्कर काटा तो सामने भारतीय फौजी कैंप की रोशनियां नजर आने लगी। मुजाहिद गुलाम हुसैन ने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। कैंप के गेट पर खड़े फौजी गार्ड ने ट्रक को दूर से देखा तो समझ गए कि सप्लाई लाने वाला ट्रक आ गया है।
उन्होंने गेट खोल दिया। ट्रक इतनी तेजी से गेट में से गुजरा कि दोनों फौजी हैरान होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। वो यही समझे कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए हैं। ट्रक को गुलाम हुसैन ने गोला बारूद के जखीरे वाली दीवार की तरफ तेजी से मोड़ दिया। दूसरे लम्हे एक धमाका हुआ, इसके साथ ही दूसरा धमाका हुआ और फिर फौजी कैंप में कयामत बर्पा हो गई। हर तरफ आग ही आग थी, धमाके ही धमाके थे, चीखों पुकार थी, बारूद का धुआं ही धुआं था। बैरकों के परखचे उड़ गए थे। इनके साथ कैंप में मुकीम तमाम भारतीय फौजियों के भी परखचे उड़ गए थे। जब दूर पीछे पहाड़ी टीले पर मौजूद कमांडो अरसलान, शेर खान और दूसरे 3 मुजाहिदों ने धमाकों की दहशतनाक आवाजों के साथ पहाड़ियों में से आग के शोले और धुएं के बादल बुलंद होते देखे तो इन सब ने एक साथ हाथ ऊपर उठाकर शहीद गुलाम हुसैन के साले सवाब के लिए फातिहा पढ़ी और चेहरों पर हाथ फेर दिया। कमांडो अरसलान ने भी अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेर कर कहा, चलो शेरो। मुजाहिद गुलाम हुसैन की शहादत ने हमें भी सुरखरू कर दिया। ये लोग सुबह होने से पहले पहले अपने ठिकाने पर पहुंच गए। इनका मिशन कामयाब हो चुका था। इस अहम भारतीय फौजी कैंप की तबाही भारतीय हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा और शिकस्त थी। इस खिफत को मिटाने के वास्ते, जैसा कि भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में किया करती है, जगह जगह निहत्थे कश्मीरियों पर जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर दिया गया। बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों और बूढ़ों और बच्चों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई। खवातीन को हिरासा किया जाने लगा। कमांडो अरसलान जख्मी शेर की तरह बिफर गया। इसने शेर खान से कहा, मेरे साथ आओ। वो शेर खान को कोठरी में ले गया। चारपाई पर बैठते ही बोला, ये सब कुछ ब्रिगेडियर जगमोहन के इशारे पर हो रहा है। वो अपनी शिकस्त का बदला बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों और खवातीन का बेदरे खून बहा कर लेना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस दरिंदे से कश्मीरियों के खून के एक एक कतरे का बदला लूंगा। शेर खान ने अरसलान के कांधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वक्त शेर खान की आंखों में भी खून उतरा हुआ था। इन्हें जो रिपोर्ट मिली थी, इसके मुताबिक दोपहर तक ब्रिगेडियर जगमोहन के हुक्म से 11 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार करने के बाद जंगल में ले जाकर शहीद किया जा चुका है। जिस इलाके में मुजाहिदीन का खुफिया ठिकाना था, ब्रिगेडियर जगमोहन का हेडक्वार्टर भी इस इलाके में था। कमांडो अरसलान और कमांडो शेर खान इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। शेर खान ने अरसलान से कहा, तुमने क्या सोचा है? अरसलान ने शेर खान की तरफ देखते हुए कहा, मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ। शेर खान ने कहा, हम कल दिन निकलने से पहले ही शैतान को जहन्नम में पहुंचा देंगे। मैं खुद इसे कत्ल करूंगा। कमांडो अरसलान ने कहा, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। इस जल्लाद को हम एक ही बार कत्ल कर सकते हैं और वो एक ही बार कत्ल होने से मर जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे बार बार कत्ल करूँ। वो हर लम्हे मौत की अजियत के मरहले से गुजरे। इसे एक ही बार कत्ल कर देना, इसके लिए कोई सजा नहीं होगी। शेर खान ने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? कमांडो अरसलान ने कहा, मैं ब्रिगेडियर जगमोहन को अगवा करना चाहता हूँ। शेर खान अरसलान के चेहरे की तरफ तकने लगा। वो किस लिए? इसने पूछा। कमांडो अरसलान ने कहा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। शेर खान कहने लगा, खामखा इस मुश्किल में क्यों पड़ते हो? हम इसे वैसे ही खत्म कर देते हैं। कमांडो अरसलान बोला, मैं जानता हूँ हम ऐसा कर सकते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं इसे एक ही बार नहीं मारना चाहता। जब से ये जल्लाद वादी में आया है, इसने सैकड़ों कश्मीरियों का खून किया है। मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने दो। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस मिशन में तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। शेर खान ने कहा, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा? मैं जिहादी कश्मीर के हर मिशन में तुम्हारे साथ हूँ और जब तक जिंदा हूँ साथ रहूंगा। अरसलान ने मुस्कुराकर शेर खान की तरफ देखा और बोला, दोस्त मैं जानता हूँ तुम ऐसा ही करोगे। ये बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है? ब्रिगेडियर जगमोहन को हलाक करना आसान है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इसे अगवा करने में बहुत सी मुश्किलात पेश हो सकती हैं। वो कैंप कमांडर भी है। बरवकत मुसल्ले सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ियां इसके आगे पीछे होती हैं। वो अकेला कहीं बाहर नहीं निकलता। अरसलान कहने लगा, मुझे मालूम है। फिर तुम्हारे दिमाग में क्या मंसूबा है? शेर खान ने पूछा। अरसलान बोला, मेरे जहन में जो मंसूबा है इसके मुताबिक हमें ब्रिगेडियर जगमोहन को अगवा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। कमांडो शेर खान ने हंसकर कहा, तो क्या वो खुद ब खुद हाथ बांध कर हमारे पास आ जाएगा? अरसलान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा शेर खान, वो खुद ब खुद ही हमारे पास हाथ बांध कर आ जाएगा। शेर खान कहने लगा, मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? कमांडो अरसलान ने शेर खान के कांधे को दबाते हुए कहा, अपना कान मेरे करीब लाओ। शेर खान ने कान अरसलान के करीब कर दिया। अरसलान ने इसके कान में कोई बात की जिस पर शेर खान ने किसी कदर तअज्जुब के साथ अरसलान की तरफ देखा और बोला, अच्छी स्कीम है। अरसलान ने कहा, इस सिलसिले में मैं पूरी रिपोर्ट हासिल कर लूंगा कि ब्रिगेडियर जगमोहन की इकलौती बेटी कानूनेट के स्कूल में किस वक्त जाती है, किस वक्त वापिस आती है और स्कूल में वो कब तक रहती है, इसकी तुम फिक्र न करो। शेर खान ने कहा, मुझे यकीन है कि वो ब्रिगेडियर की बेटी है और यहाँ के हालात के पेश नज़र इसके साथ स्कूल जाते और स्कूल से वापस आते वक्त सिक्योरिटी गार्ड जरूर होंगे। जरूर होते होंगे, अरसलान ने जवाब दिया। इसके बावजूद हमें अपने मंसूबे को कामयाब बनाना होगा, क्योंकि इस पहली कामयाबी के बगैर हमारा मिशन कामयाब नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें
تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔